जैसा कि हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि जो जलीय पारी तंत्र हैं उसके समस्याएं क्या हैं, और उस समस्याओं के निवारण के संदर्भित हमने जो भी उपाय किए गए सरकार द्वारा, ठीक है, तो उन उपायों को भी बताया, साथ ही जो उपाय करना चाहिए था उनके विषय में भी बताया। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर है हमारा कि भोजन की उत्पादकता को लेकर के, कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं जिनमें जैविक जो घटक होते हैं, जिसमें मुख्य घटक माना जाता है उत्पादक के क्षेत्र में देखा जाए तो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों की जो उत्पादकता होती है तो उसके संदर्भित में जो घटक होते हैं वो एक दूसरे पे किस प्रकार से डिपेंड रहते हैं। जैसे कि कुछ जैविक घटक भी होते हैं, कुछ अजैविक घटक भी होते हैं। तो जैविक अजैविक घटकों के बीच अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, और एक दूसरे पर एक पारगम्यता रखते हुए, एक विशेषताओं को महत्व देते हुए अपनी देखा जाए तो जीवन के सभी जितने भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, और निरंतर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हुए अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो उत्पादकता है, जो पेड़ पौधे उत्पादकता है, तो उत्पादकता वो किस पे करते हैं। तो कि जो भी हमारा जैसा कि पर्यावरण होता है, पर्यावरण में जो घटक होते हैं उसके मुख्य दो घटक माने जाते हैं, एक जैविक और एक अजैविक, ठीक है। जैविक और अजैविक घटक दो घटक होते हैं, और इन दोनों घटकों पर ही हमारा पूरा पर्यावरण तंत्र स्थापित होता है, और यही एक दूसरे पर अपने को सर्वाइव करने के लिए, एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहने के लिए पूरा पर्यावरण तंत्र स्थापित होते हैं, और इनको हम पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जैविक घटक में मैंने जैसे कि बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु होते हैं, ये हमारे जो जैविक घटक हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो उत्पादकता के क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं वे तो उत्पादन से रहे, ठीक, वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए जो मुख्य घटक माना जाता है वो माना जाता है क्लोरोफिल, ठीक। तो क्लोरोफिल की अगर प्रधानता नहीं होती है तो आप निश्चित तौर पर देखा जाए तो भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। तो भोजन के निर्माण करने के लिए क्लोरोफिल की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल अगर है तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो तापमान की आवश्यकता होती है, और वो तापमान का एक मुख्य घटक माना जाता है, वो माना जाता है सूर्य, ठीक है। तो पर्यावरण में जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक में जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन की उत्पादकता का निर्माण करते हैं, वो उत्पादकता निर्माण करने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं सूर्य पे। और सूर्य एक कहता है संघटक है, जिसे हम अजैविक घटक के अंतर्गत भी हम रखते हैं। तो जैसा कि एक जो सूर्य है, सूर्य में क्या होता है, प्रकाश होता है, क्या होता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखा जाए तो ये फोटोन के रूप में होता है, ठीक है, बंडल के नुमा होता है जो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पे जब इसका प्रकाश पड़ता है तो सबसे पहले जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश में देखा जाए तो सूर्य में कई प्रकार से, जैसे कि गामा किरण है, एक्स किरण है, ठीक है, विजुअल लाइट है, ठीक है। इसी में देखा जाए तो अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, और माइक्रोवेव, रेडियो वेव हैं। तो ये कुछ इसमें से सूर्य से जो प्रकाश के रूप जिसमें कुछ सूर्य उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो उनमें से जो प्रकाश होता है ये विजुअल लाइट होता है। ये जो विजुअल लाइट होता है ये एक प्रकार का प्रकाश होता है। तो हमें जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों को क्या आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की होती है ताप की, ठीक है, ताप की और ऊर्जा की, ठीक, ऊर्जा और ताप इनकी मुख्य घटक होती हैं। तो इनके लिए जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो प्रकाश के साथ में देखा जाए तो IR जो होते हैं, अवरक्त किरणें, जो अवरक्त किरणें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश में जब सूर्य की जो प्रकाश के साथ में जब अवरक्त किरणें आएंगी, यही अवरक्त किरणें जो होती हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों पर जब सीधा प्रकाश पड़ता है, तो जब इस पर सीधा प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश क्या करता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य की प्रकाश में, ठीक,
सूर्य की प्रकाश में क्या करते हैं कि जो इन पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ही एक्टिवेट हो जाता है। और निश्चित तौर पर देखा जाए कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, एक उत्पादक के मुख्य घटक माने जाते हैं, क्योंकि ये उत्पादकता को वृद्धि करने में एक सहायता प्रदान करते हैं और एक जीव जंतु जो होते हैं वो इन्हीं पे निर्भर होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो इसी पे निर्भर होते हैं, क्योंकि ये जो उत्पादकता होती है ये देखा जाए तो ये उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बात यही आती है कि क्या हम सीधे सीधे अपने का भोजन का निर्माण कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और सीधा देखा जाए तो क्या हम ऊर्जा के रूप में तापमान को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है जब हमारे शरीर पे लगता है तो उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, हमको उससे ऊर्जा नहीं मिलती है, वो हमको ताप महसूस जरूर होता है लेकिन उससे हमको क्या ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, ये ऊर्जा जो देखा जाए तो जब हमारे ऊपर ताप पड़ता है तो ये ताप से क्या होता है, गर्मी निकलती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, तापमान जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, लेकिन इससे हमें हमारी ऊर्जा, जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो ऊर्जा होती है वो मिलती है उत्पादकता पे, और उत्पादकता के मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं पेड़ एवं पौधे। तो तापमान जो है वो तापमान जब सूर्य का जब पड़ता है, ठीक है, IR के रूप में जब ताप आता है, ठीक है, तो इससे तापमान में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जो होती है ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से सब क्या करते हैं, CO2 ठीक प्लस H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पत्तियों के माध्यम से, ठीक, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक, तो इसलिए पेड़ पौधे कार्बन भंडारण के लिए जाने जाते हैं। प्लस जड़ों के माध्यम से जाइलम, जो जड़ों में जाइलम होते हैं उसके माध्यम से क्या लेते हैं, मतलब जो जाइलम होता है उनके माध्यम से जल लेते हैं। और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, उसकी प्रधानता में, उसकी आवश्यकता में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक, संश्लेषण का मतलब यही है कि प्रकाश में जो मौजूद तापमान होता है, प्रकाश के साथ जो तापमान आता है उसको जो अधिग्रहण करते हैं तो उससे क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, और ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और वो भोज्य पदार्थ क्या होता है, जैसे CO2 हुआ, ठीक, इसी में हम H2O ले लेते हैं और क्लोरोफिल की आवश्यकता में भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें C6H12O6, ठीक, और प्लस ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जो भोज्य पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ देखा जाए तो स्टार्च के रूप में हो सकता है और ग्लूकोज के रूप में हो सकता है, सेलुलोज के रूप में हो सकता है। ठीक, लेकिन ये जो भोज्य पदार्थ होता है ये केवल पकाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, लेकिन ये खाते नहीं हैं, क्योंकि अभी अगर बात की जाए क्या जो सूर्य द्वारा जो उन्होंने भोजन का निर्माण किया है, क्या उनको ऊर्जा मिली पेड़ पौधों को? बिल्कुल नहीं मिली। इसका एक चीज़ है कि जो हमारा जो इन्होंने भोजन का जो निर्माण किया है उसका अभी तक देखा जाए तो दहन नहीं हुआ है। अगर जब दहन नहीं होगा तो ऊर्जा कैसे पेड़ पौधों को प्राप्त होगी? तो पेड़ पौधे जो करते हैं वो दहन कब करते हैं? श्वसन के माध्यम से। तो पेड़ पौधे रात में क्या करते हैं? दहन करते हैं। तो क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जब रात में दहन करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा जो भोजन है इसको C6H12 जो O6 होता है प्लस जो ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधों के नीचे सोया हुआ जो व्यक्ति होता है तो हो सकता है उसको कोई मूर्छा भी आ जाए और कोई स्थिति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो अपने भोजन के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और भोजन को निर्माण करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसमें भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि जो देखा जाए जो पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों
की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी भी सेल होती है, तो सेल को डेवलप करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनके भी अपने का ऑर्गेन्स होते हैं, उनके भी अपना टिश्यू होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, सेल होती है, तो उनके डेवलप करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को मतलब कि ऊर्जा को वृद्धि करने के लिए इन्हें शोषण करना पड़ता है। शोषण करने के लिए इनको भोजन को दहन करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या करते हैं कि रात में ये भोजन का दिन में भोजन पका के रख लेते हैं, दिन में तो भोजन पका लेते हैं, लेकिन रात में यही क्या करते हैं कि इस भोजन का करते हैं वो दहन। जब भोजन का दहन करते हैं और जब दहन करते हैं तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन को लेने के बाद में ये क्या छोड़ते हैं, H2O। ठीक, और प्लस में देखा जाए तो जब ये CO2 और एनर्जी जो ATP अणु होते हैं इसे छोड़ते हैं। ATP है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो ऊर्जा के जो अणु होते हैं, इसको क्या करते हैं, यही ऊर्जा जो होती है इनके शरीर में फैलती है और यही ऊर्जा को अधिग्रहण करके ये अपने को विकास करते हैं। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि जब कोई भी पेड़ पौधा है अगर वो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वो उस समय उस भोजन का केवल निर्माण करता है, और वही भोजन जो होता है, यही भोजन जो होता है देखा जाए तो सेलुलोज में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, और ये एक प्रकार से भोज्य पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं बायोमास। ठीक, ये बायोमास होता है, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, एक प्रकार से निश्चित तौर पर ये भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन को जब ये निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोमास, और यही बायोमास को क्या करते हैं, ये जब दहन करते हैं तो दहन करने के बाद में यही दहन जब होता है तो इसमें ATP के जो अणु बनते हैं, ये ATP के जो अणु होते हैं वो 90% तो खुद क्या कर लेते हैं, अपने में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि अपने में क्या करते हैं, अपने शरीर को विकसित करने के लिए, कोशिकाओं को विकसित करने के लिए ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जबकि जो 10% होता है, 10% जो होते हैं वो लगभग देखा जाए तो ये अपने बायोमास के रूप में अपने संचित कर लेते हैं। ठीक, बायोमास पदार्थ के रूप में ये अपने बॉडी में संचित कर लेते हैं, जिसे हम सेलुलोज बोल सकते हैं। ठीक, सेलुलोज बोलते हैं, और यही सेलुलोज जो होता है जो पेड़ पौधे होते हैं या इकट्ठा करते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, इनके खाकर अपनी ऊर्जा का संचरण करते हैं, ऊर्जा को प्रदान करते हैं। तो ये देखा जाए तो मुख्य घटक जो होता है ना, वो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा का प्राप्त करते हैं। तो सूर्य को ऊर्जा को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके भी अपना एक क्षेत्रीय के आधार पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे क्षेत्र विशेष के आधार पर देखा जाए तो ये हमारी एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो बीचों बीच से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, और जो सूर्य का जो इधर से इस प्रकार से तापमान जब गिरता है तो ये एक लंबवत जाता है। ठीक है, ये लंबवत जाता है। तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच का जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान मिलता है और शुष्क भरा क्षेत्र होता है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ देखी जाएँ तो भी पत्तियाँ भी काफ़ी देखी जाए तो भोज्य पदार्थ में संचित होती हैं। भोज्य पदार्थ को संचित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रीजन ये होता है कि जितना ज़्यादा तापमान मिलता है, ठीक, जितना ज़्यादा इनको प्रकाश मिलेगा, तापमान मिलेगा, उतना ही ज़्यादा ये भोजन को निर्माण करने में सक्षम होंगे। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो जीव जंतु भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जैव व्यवस्था भी यहाँ सबसे ज़्यादा हरी भरी मिलेगी। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है तो ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो तापमान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये शुष्क भरा क्षेत्र होता है, यहाँ पे तापमान भी सबसे ज़्यादा होता है, साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे तापमान भी सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो जो ऊपर से जो जल होता है सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे हमेशा 24 मतलब देखा जाए तो वर्ष भर तापमान रहता है। तो यहाँ पर बाष्पीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो ये इनकी संघनन क्रिया अधिक से अधिक होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल बरसात होती है। तो ज़्यादा बरसात होने की वजह से और साथ ही साथ यहाँ पे जो अधिक से अधिक बरसात होती है, अधिक से अधिक जो देखे जाए यहाँ पे बरसात अधिक होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तापमान मिलता है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। और सबसे लंबे पेड़ पौधे यहीं देखने को मिलते हैं, जबकि ऊपर क्षेत्र देखा जाए, जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र होता है पृथ्वी के ऊपर क्षेत्रों में देखा जाए, जो शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत छोटे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो तापमान जो होता है वो लंबवत नहीं जाता, मतलब जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत नहीं जाता है, तो यहाँ तापमान भी कम मिलता है। और यहाँ पे 6 मंथ तक देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, वो भी एक तिरछा होता है, ठीक। तिरछा तापमान मिलने की वजह से और तिरछा सूर्य का प्रकाश जाने की वजह से यहाँ पे वो ये जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, ना भोजन को सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ भी पेड़ पौधों की जो स्थिति है बहुत कम देखने को मिलती है। इसका यही रीजन है कि एक क्षेत्र के आधार पर तो कोई भी चीज़ है वहाँ पे जो भी अगर कोई चीज़ विकसित हो रही है पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, तो उसका मुख्य घटक सूर्य ही माना जाता है। और सूर्य द्वारा जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे जब विकसित होते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो ऑटोमेटिक विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय आधार पर देखें जाए तो पृथ्वी के जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलते हैं, जिसको हम टुंड्रा बोल सकते हैं, या उससे नीचे देखा जाए तो टैगा बोल सकते हैं। वहाँ पे लाइकेन होते हैं, फर है, मांस है, ये कुछ छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अल्प अवधि के होते हैं, ये 40 से 50 दिन तक होते हैं, इसके बाद ये यहाँ पे स्वतः मर जाते हैं। जब जैसे जैसे सूर्य का अपने पूर्व मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर परिवहन करने लगता है, गति करने लगता है, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन नहीं कर पाते हैं और ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा देखा जाए पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलते हैं, बर्फबारी होती है, क्योंकि वहाँ का तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचा चला जाता है। तो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पारितंत्र इतना विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो बात यही आती है कि किस प्रकार से कोई भी अगर सिचुएशन बनती है तो सिचुएशन बनने के आधार पर जो मुख्य कारक माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। अब बात यहाँ हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, अगर व्यक्ति के ऊपर अगर सूर्य का अगर कोई तापमान आता है या सूर्य का प्रकाश आता है तो उसे गर्म महसूस होता है, तो गर्मी महसूस होती है, तो उससे क्या है व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिलती है। उससे ऊर्जा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे जो शरीर की जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो केवल पसीने को वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो पसीना बनाती हैं, और पसीना जब बनता है तो वो उसका हो जाता है बाष्पीकरण, और बाष्पीकरण होता है तो मुझे ठंडक महसूस होती है। तो बस ये केवल देखा जाए तो तापमान ही को हम प्राप्त कर तो लेते हैं, लेकिन वो हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो जब हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, तो वो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में देन करके ऊर्जा निर्माण करते हैं, और जो ऊर्जा वो करते हैं अगर देखा जाए तो वो भी 100% नहीं कर पाते हैं। उसका एक कारण ये होता है कि जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं, ठीक, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये 100% जो सूर्य की जो ऊर्जा आती है, जो सौर ऊर्जा आती है 100%, ठीक, जो 100% सौर ऊर्जा आती है, इसका केवल 1% ही पेड़ पौधे ले पाते हैं, औसतन देखा जाए 1%, ठीक। क्योंकि देखा जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों के आधार पर जो पत्तियां अगर उनकी चौड़ी हैं, ठीक, पत्तियां अगर पेड़ पौधों की चौड़ी हैं तो यहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियों में जो पाए जाते हैं रंध्रनुमा जो पाए जाते हैं, ठीक, किसी जो जैसे मैंग्रोव क्षेत्र होता है मोमनुमा पाए जाते हैं। तो ये जो पत्तियां होती हैं तो यहाँ पर प्रति क्षेत्रफल के आधार पर जो उत्पादकता होती है वो अभी हम कंफर्म करेंगे कैसे होती है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियों पे जब पत्तियां चौड़ी होंगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, तापमान को लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, और उतनी ही ज़्यादा भोजन का निर्माण करेंगी। तो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां अगर जिस क्षेत्र में पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जिन वनस्पतियों की पत्तियां चौड़ी होती हैं तो वे भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने में सक्षम होते हैं पेड़ पौधे, और जिनकी पत्तियां बिल्कुल पतली होती हैं तो वो उतना तापमान को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, तो उतना भोजन निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो यह भी एक देखा जाए तो मुख्य कारक माना जाता है कि किसी भी उत्पादकता को लेकर के, ठीक है। तो जो क्षेत्र होते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या उपोष्णकटिबंधीय हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं
उसमें उत्पादकता के आधार पर भी डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, एक समान नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है वो हर एक पेड़ पौधा अपने मतलब उसके क्षेत्र के आधार पर मतलब प्रकाश को ग्रहण करने में अलग अलग तरीके से सक्षम होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय के पेड़ पौधे अलग तरीके से सक्षम होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरीके से सक्षम होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पत्तियां होती हैं कहीं पतझड़ भी पाए जाते हैं। अब ठीक है, जब पतझड़ पाए जाते हैं जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओ जहाँ पे नागपनी पाई जाती है, ठीक है, कांटेदार पेड़ पौधे हैं जिन्होंने जीरो फाइट पौधे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने देखा जाए तो उनको जब जल की अभाव पाया जाता है, वहाँ जल की उपलब्धता नहीं होती है, दूर दूर पेड़ पौधे होते हैं, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल देखा जाए तो इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं, तो वो इतना भोजन निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने को विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो वहीं छोटे होते रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत कठोर हो जाती हैं, वो नीचे जल ग्रहण करने के लिए, संकुचित करने के लिए, नीचे जल ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं और अपने को सर्वाइव करने के लिए वहाँ के एकदम पेड़ पौधों में कठोरता आ जाती है। तो वहाँ के पेड़ पौधे मुलायम नहीं होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, उनको जीरो फाइट पौधे बोलते हैं। ठीक, तो समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार से उत्पादकता को निश्चित तौर पर निर्माण करते हैं। अब बात ये आती है कि पेड़ पौधे उत्पादकता करते कैसे हैं, मतलब इनको हम करने का इनका नियम कैसा है, कैसे करते हैं, अब इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जैसा कि पढ़ रहे थे पेड़ पौधों की उत्पादकता की, पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के माध्यम से कैसे ऊर्जा को लेते हैं और अपने फोटोसिंथेटिक क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई सूर्य से द्वारा जो कोई एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ये जो पौधा है और ये पौधा क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण से जो ये भोज्य बनाता है, यानी भोज्य पदार्थ बनाता है, और जो भोज्य पदार्थ बनाया मान लो C6H12O6, तो इसमें हम समझ लेते हैं कि उसने 4000 कैलोरी का भोजन बनाया। ठीक, 4000 कैलोरी का उसका भोजन का उसने निर्माण किया, और इसको जब वो दहन करता है तो दहन करने में जो ऊर्जा होती है तो उसने 2400 कैलोरी ऊर्जा को क्या कर लिया, स्वयं में संचित कर लिया, यानी कि स्वयं में अपने खपत कर लिया अपने विकास करने के लिए। और जो 1600 बचा, 1600 जो कैलोरी ऊर्जा बची है, ठीक, 1600 कैलोरी जो ऊर्जा बची है, ये ऊर्जा जो होती है ये क्या करती है, संचित करके रख लेते हैं। ठीक, संचित करके रख लेते हैं, और ये संचित ऊर्जा को कौन खाता है, प्राथमिक जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कि जो जीव जंतु आते हैं वो खाते हैं। कैसे खाते हैं अब ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पारितंत्र ले लेते हैं, उस पारितंत्र में कोई पौधा है, जैसे घास का पारितंत्र हम ले लेते हैं, तो घास का एक पारितंत्रिक पौधा है, तो वहाँ के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जैसे घास है या कोई हम उसका पेड़ ले सकते हैं, जैसे कि बनका ले लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, तो उनका अपना एक अलग डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं, घास का अपना एक उनको ऊर्जा को संचरण करने के लिए उनका एक अपना पारितंत्र होता है, उनकी एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है, उनका पाचन करने का अपना अलग होता है, तंत्र होता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग तो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, तो वो उस प्रकार की ऊर्जा को संचरण करते हैं, उस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो उसी प्रकार से डिपेंडेंसी करके अपने को विकास करते हैं। अब बात ये आती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, जो पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं इसे बोलते हैं प्राथमिक सकल उत्पादकता। प्राथमिक सकल उत्पादकता। ठीक, जो प्राथमिक सकल उत्पादकता होती है, ये निश्चित तौर पे देखी जाए तो ये सर्वप्रथम वह उत्पादकता होती है जो पेड़ पौधे निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे जो निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये जो सूर्य के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, तापमान के माध्यम से, फोटोसिंथेटिक क्रिया के माध्यम से जो निर्माण करते हैं, भोजन का जो निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये देखा जाए तो एक प्रकार से
देखा जाए तो ये 100% बनाते हैं। ठीक, ये 100% बनाते हैं, जिसमें से 90% स्वयं में यूज कर लेते हैं और इसका 10% जो होते हैं अपने आने वाले जो जीव जंतु हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जो इन पे निर्भर रहते हैं, तो उनको ये क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। ठीक, भोज्य के रूप में। तो हमने जो दशक नियम पढ़ा था, वो दशक नियम में मैंने बताया था कि एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार डिपेंड रहता है, जिसमें प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और देखा जाए तो उत्पादकता वर्ग में जो हमने पेड़ पौधे पढ़े थे, तो वही चीज है यहाँ पे। लेकिन बस यही है कि थोड़ा हम प्राथमिक और द्वितीय को इसमें थोड़ा जोड़ लेते हैं, तो उस आधार पर इसको हम समझते हैं। तो बात यह है कि जो प्राथमिक जो सकल उत्पादकता होती है, ठीक, जो प्राथमिक सकल उत्पादकता होती है वो सूर्य द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनका निर्माण करते हैं और वो 100% बनाते हैं, जिसका 90% स्वयं यूज कर लेते हैं। अब बात आती है कि प्राथमिक जो सकल उत्पादकता है, ठीक ठीक, इसमें से 90% तो उन्होंने स्वयं यूज कर लिया, अब बचा 10%, तो इसको खाने के लिए जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, जो 10% बचा है, इसी 10% में से जो होता है वो उनके लिए 100% होता है। लेकिन वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, वो उतने से पेट इनका भरता नहीं है। ठीक, एक पेड़ पौधे ने, मान लो एक पेड़ है, ठीक, उसने क्या किया, एक वनस्पति का पेड़ है, उसने क्या किया, 100% ऊर्जा बनाई, 100% में से उसने 90% अपने में संचरित कर ली और 10% भोज्य के रूप में दूसरे जीव जंतुओं के लिए एक बायोमास के रूप में रख ली, ठीक, फैट के रूप में रख ली। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो उसको तो 10% मिला, तो वो 10% से वो अपने का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अपने का पेट नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे वो 10 और पेड़ खाएगा, 10 पेड़ और खाएगा, तब उसका 100% होगा। ठीक, तो अब क्या समझे कि जो एक कंसिस्टेंसी है उनके अंतर्गत एक निर्भरता है, वो किस प्रकार की है कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पेड़ पौधे ही होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से कम होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्योंकि एक प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो एक पेड़ से पेट नहीं भर पाता है, उसके लिए 10 पौधे चाहिए, 10 पेड़ चाहिए, 10 वनस्पति पेड़ चाहिए, तब वो भर पाता है पेट। तो 10 इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको पेट भरने के लिए एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, एक पेड़ से नहीं काम चलेगा, उसके लिए 10 पेड़ चाहिए ऐसे। अब साथ ही साथ देखा जाए तो ये भी क्या करते हैं, उसका जो उसने मान लो 10 पौधे खाए तो ये 100% हो गए। अब 100% में से ये भी 90% क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा में निर्माण करते हैं और 10% जो होता है वो फैट के रूप में जम जाता है, जो वजन बढ़ता है। देखा हो जो बॉडी में जो वजन बढ़ता है, फैट होता है, फैट वजन बढ़ता है, बसा बोलते हैं उसे हम। तो ये जो 10% है, मान लो 100% किया है तो उसमें से 90% यूज कर लिया स्वयं में, जो 10% बचा है, जो 10% जो होता है ये फैट के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोमास, और हमारी जो बॉडी में बॉडी के रूप में जो बसा के रूप में जम जाता है और यही वजन के वृद्धि करने में सहायक होता है। तो अब चाहिए कि ये मान लीजिए कि इसने यूज कर लिया 90%, 10 बचा, तो अब इसको जो द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, ठीक, जो द्वितीय उपभोक्ता होता है इसे जब खाएगा, ठीक, तो द्वितीय उपभोक्ता जब इसे खाएगा तो इसे खाने के लिए उसे भी तो 10 पौधे, 10 जीव चाहिए, ठीक, उसे भी 10 जीव चाहिए, तब वो पेट भर पाएगा। ठीक है, तो उसे ऐसे 10 जीव चाहिए, तो वो 10 जीव खाएगा तब अपना पेट भर पाएगा। तो आप क्या समझे, एक जो दशक नियम है वो यही कहता है कि एक वनस्पति का पेड़ है, उसको जो अपनी जो ऊर्जा 100% बनाता है उसका 90% स्वयं यूज करता है, 10% अपने नीचे प्राथमिक उपभोक्ता को दे देता है। प्राथमिक उपभोक्ता अपना उसका 90% यूज कर लेता है, उसका 10% उसको दे देता है। ठीक, द्वितीय उपभोक्ता क्या करता है, उसका 10% का 90% यूज कर लेता है और 10% उसको दे देता है तृतीय उपभोक्ता को। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक सकल उत्पादकता होती है वो मुख्य तौर पर देखा जाए तो पेड़ पौधे का ही निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि प्राथमिक सकल उत्पादकता के साथ साथ इसमें देखा जाए तो कुछ शोषण के माध्यम से भी जो सकल उत्पादकता होती है उसमें भी कमी देखने को मिल जाती है। जैसे कैसे समझते हैं, शुद्ध सकल उत्पादकता, जो शुद्ध सकल उत्पादकता होती है,
शुद्ध सकल उत्पादकता के बारे में अगर पढ़ें तो शुद्ध सकल जो उत्पादकता होती है वो देखी जाए तो जो कुल जो सकल उत्पादकता होती है, कुल सकल उत्पादकता जो होती है उसमें से शोषण द्वारा जो भोजन का हमने क्या किया, दहन किया है, भोजन का जो दहन किया है उसमें क्या हुआ है कि भोजन के दहन करने के बाद जो एटीपी के अणु बने हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, वो घटा देते हैं। ठीक, तो शुद्ध सकल उत्पादकता कैसे निकाली जाती है कि कुल सकल उत्पादकता में से शोषण की गई, जो शोषण के माध्यम से भोजन का जो दहन किया गया उसमें से जो एटीपी के अणु बने हैं उसको हम कर देते हैं माइनस, तो ये हमारी निकल आई शुद्ध सकल उत्पादकता। आप समझे शुद्ध सकल मतलब कि उत्पादकता कैसे निकलती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि जो शुद्ध सकल उत्पादकता होती है वो कैसे निकाली जाती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो एटीपी के जो अणु होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, तो सकल जो सकल प्राथमिक उत्पादकता को हम उसी में से सकल जो कुल सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है उसमें से यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक, इसमें से हमने शोषण द्वारा जो भोजन दहन एटीपी के जो अणु है उसको माइनस किया तो हमारी शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता निकल के आ जाती है। ठीक, साथ ही साथ इसमें हम और भी देखें कि जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, अभी तो हमने पढ़ा था शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता, अब हम पढ़ेंगे शुद्ध जो देखा जाए तो जो शुद्ध जो हमारी एक प्राथमिक उत्पादकता थी उसमें शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता हुई, उसी में शोषण के द्वारा भोजन में जो दहन की गई एटीपी के अणु है उसको पढ़ेंगे। अब ये आता है कि प्रति क्षेत्रफल में के आधार पर, क्योंकि जो पेड़ क्षेत्रफल के आधार पर भी इसमें हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर हम प्रति क्षेत्रफल, क्योंकि वनस्पतियां जो होती हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर उनके अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो पेड़ पत्तियां जो होती हैं उनका भी क्षेत्रफल अलग अलग होता है। ठीक, कई पत्तियां पतली होती हैं, कई पेड़ों की मोटी होती हैं, ठीक है, कई रंध्रनुमा होती हैं, तो उनकी उत्पादकता अलग अलग होती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो उनकी उत्पादकता अलग अलग होती है, तो उनको हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकाली है, जो मैंने शुद्ध सकल प्राथमिकता उत्पादकता निकाली है ये, तो हम प्रति क्षेत्रफल के आधार पर निकालें तो शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक, शुद्ध सकल जो प्राथमिक उत्पादकता है इसको हम करते हैं कि शुद्ध उत्पादकता बटे प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर गुणे समय, कितने समय में कितने प्रति वर्ग किलोमीटर में जो शुद्ध उत्पादकता है वो निकाली जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें से इसको भाग दे देते हैं, तो हमारी शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता निकाली जाती है प्रति क्षेत्रफल इकाई पर। तो प्रति क्षेत्रफल इकाई के आधार पर हम जो शुद्ध सकल प्राथमिक उत्पादकता कैसे निकालते हैं, शुद्ध उत्पादकता जो हमारी होती है, ठीक, जो शुद्ध उत्पादकता जो हमारी होती है उसमें से हम प्रति वर्ग किलोमीटर गुणे समय, यानी कि एक निश्चित समय में कितने समय में शुद्ध उत्पादकता को भाग देने पर हमारी जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है वो निकलकर सामने आ जाती है। तो लगभग देखा जाए तो अगर ये गणित में अगर इसको निकालें तो गणित में 332 किलोमीटर प्रति वर्ष, 332 किलोमीटर जो प्रति वर्ष है, ठीक, वो निकल के आती है सामने। 332 किलोमीटर प्रति वर्ष जो मीटर है वो प्रति मीटर नहीं होगा, यहाँ पे जो 332 किलोमीटर प्रति वर्ष है उस हिसाब से निकल के आती है। अगर इसको हम ग्राम में निकालें तो 320 ग्राम, ठीक, 320 ग्राम प्रति वर्ष निकल के आती है, प्रति वर्ष। ठीक, तो जो हमारी जो शुद्ध उत्पादकता होती है, जो पेड़ पौधे उत्पादक जो करते हैं वो 332 किलोमीटर प्रति
वर्ग प्रति वर्ष होती है, उसको ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं तो 320 ग्राम प्रति वर्ग प्रति वर्ष होती है। तो ये हमारी क्या है, एक प्रति क्षेत्रफल इकाई पर जो हमारी उत्पादकता होती है पेड़ पौधों की, उस उत्पादकता की हम गणना कर लेते हैं। अब बात आती है कि जो प्राथमिक जो उत्पादकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो प्राथमिक जो मतलब सॉरी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें से एक तो भौतिक कारक होता है, ठीक। भौतिक कारक में अगर हम देखें तो भौतिक कारक में हम समझ सकते हैं कि जैसे ताप, ठीक, इसी में देखा जाए दाब है, ठीक। संरचना के आधार पर, संरचना में हम समझ लेते हैं कि जैसे उच्चावच है, ठीक, कहीं पर्वत है कहीं पठार है, ठीक, उच्चावच है। जब उच्चावच है कहीं निम्न है, निम्न वच है, ठीक, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो पर्वत जो होते हैं, तो जैसे पर्वत पे देखा जाए तो जैसे पर्वत के ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, दाब कम देखने को मिलेगा, तापमान कम देखने को मिलेगा, ठीक। ऊंचाई के आधार पर तापमान में कमी होती जाएगी, दाब में कमी होती जाएगी, जिसके वहां पर जो उत्पादकता है वो इतनी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक प्रभावित करता है कारक, ठीक, क्योंकि जो पर्वत होते हैं, पर्वत की जो ऊंचास होती है, ठीक है, तो पर्वतों के जैसे शीत कटिबंध क्षेत्र में देख लो, ध्रुवीय क्षेत्र में देख लो पृथ्वी के, उसी प्रकार से आप पर्वतों पे देख लो। तो पर्वतों पे जैसे जैसे ऊंचे जाओगे तो वहाँ की जो उत्पादकता है, वहाँ के जो पेड़ पौधे उत्पादन करते हैं वो नीचे की तुलना में कम करते हैं, क्योंकि नीचे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तापमान से युक्त होते हैं, दाब से युक्त होते हैं। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे शुष्क वाली क्षेत्र रहता है, तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भौतिक कारक में तापमान हुआ, दाब हुआ और उच्चावच देखा जाए तो संरचना के आधार पर, ठीक है। और ये कुछ मुख्य कारक होते हैं, जैसे कि उच्चावच है, निम्नावच है, क्षेत्रीय आधार पर जो भौतिक कारक होते हैं, ये कुछ मुख्य कारक माने जाते हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसी में कुछ कारक होते हैं जैसे कि रासायनिक कारक भी होते हैं, और एक कारक और जोड़ सकते हैं कि जो एक कारक इसमें हम और जोड़ सकते हैं रासायनिक कारक में, ठीक, एक रासायनिक जो कारक होते हैं। रासायनिक कारक में देखा जाए तो रासायनिक कारक में जो पेड़ होते हैं, जैसे वनस्पति होते हैं, ठीक है, उसमें जो रासायनिक होते हैं, रासायनिक जैसे उर्वरक है, खाद, ठीक, इसी में देखा जाए तो कुछ सूक्ष्म होते हैं, ठीक, कुछ स्थूल होते हैं। स्थूल में देखा जाए तो नाइट्रोजन हुआ, ठीक, इसी में फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक, ये जो खेतों में डालते हैं तो ये स्थूल पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये क्या है, पेड़ों की उनकी देखा जाए तो वहाँ की जो वो पेड़ होते हैं उसमें जाइलम पाया जाता है, तो इनको क्या करते हैं, वो जल के माध्यम से अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक देखा जाए तो प्रभावित करने वाले कारक हैं। और जहाँ इनकी कमी पाई जाती है तो वहाँ की जो पेड़ पौधे होते हैं या यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं जो अंकुरण नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो अंकुरण ना करने की वजह से वहाँ की उत्पादकता है वो इतनी नहीं विकसित हो पाती है। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जो देखे जाए तो इसमें मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम भी सूक्ष्म होता है, बोरान है, ये भी सूक्ष्म होता है, ठीक। तो ये सूक्ष्मतम कुछ हैं, कुछ स्थूल हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व जो होते हैं इनकी मतलब कि स्थिरता में या इनकी डिफरेंस में भी देखा जाए तो रासायनिक कारक में इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये भी क्या है, उत्पादकता को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। तीसरा जो घटक होता है जैविक। जैविक कारक में अगर हम देखें तो जैविक कारक में बात की जाए तो ये आती है एक लाइकेन, ठीक। लाइकेन देखा जाए तो एक प्रकार की सहजीवता होती है, इनके बीच सहजीवता होती है, जिसमें लाइकेन में देखा जाए तो एक जो ये देखा जाए तो लाइकेन जो होते हैं ये चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये लाइकेन जो होते हैं इसमें एक होता है कवक, ठीक, और एक होती है शैवाल। तो कवक और शैवाल जो है आपस में एक सजीवता दर्शाते हैं। तो जब कवक अगर देखा जाए तो कवक शैवाल पे डिपेंड होता है और शैवाल
कवक पे डिपेंड होते हैं। तो ये एक दूसरे में सहजीवता होते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है कवक में या शैवाल में, तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इनकी उत्पादकता है ये निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। तो रासायनिक कारक में देख लिए, जैविक कारक में जो सहजीवता होती है उसको देख लिए, साथ ही साथ देखे जाए तो एक खरपतवार, जैसे कि हम वनस्पति, जैसे कि हम कोई खेतों में हम बीज डालते हैं, खेतों में जब हम बीज डालते हैं तो खेतों में उर्वरक भी हम डालते हैं। ठीक, जब उर्वरक डालते हैं तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अपना विकास करते हैं, अंकुरण करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तापमान मिलता है तो 2 या 3 दिन में अंकुरण हो जाता है, तो 2 या 3 दिन में वो अपने को विकसित करने लगते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ देखा जाए तो खरपतवार भी उगने लगता है। तो खरपतवार को भी क्या है कि समान मात्रा में उर्वरक मिलता है। ठीक, जो पेड़ जो वनस्पतियों को मिलता है, ठीक, जो बीजों को हमने डाला है उनको भी मिलता है, उसी के आधार पर जो खरपतवार है उसको भी एक समान मात्रा में उर्वरक मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि इनके बीच में एक संघर्ष होने लगता है, खरपतवार और जो वहां पे बीज डाला है, क्योंकि इनके बीच जब संघर्ष होता है तब भी उत्पादकता पे प्रभाव डलता है, क्योंकि खरपतवार ज्यादा से ज्यादा अपनों को विकास करना चाहेगा और पेड़ पौधे जो वहां पे जो हमने बीज डाले हैं वो अपने को विकास करना चाहेंगे। तो इनको जब समान मात्रा में जल मिलेगा, समान मात्रा में उनको उर्वरक मिलेगा, तो दोनों का विकास करने में सक्षम होंगे। तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपस में संघर्ष होगा, तो एक दूसरे को वो बढ़ने नहीं देंगे। तो ये भी एक उत्पादकता पे डिपेंड होता है कि उत्पादकता यहाँ भी क्या होती है, कमी है, यहाँ पे भी उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ उत्पादन इतना नहीं हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं उत्पादकता को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। भौतिक कारक भी हैं जिसमें तापमान, दाब है, संरचना, उच्चावच है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक हम जल भी देख लेते हैं। ठीक है, जल भी एक मुख्य घटक माना जाता है। जहाँ पे जल ज्यादा है, ठीक है, वहाँ के पेड़ पौधे ज्यादा विकास कर लेते हैं। अगर पेड़ पौधों को अगर इतना भी अगर पानी नहीं होना चाहिए कि अगर पेड़ पौधा कोई डूब भी जाता है तो उसे देखा जाए तो उसे रात में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा तो अपना भोजन का दहन नहीं कर पाएगा। तो वो उसमें क्या है कि क्लोरोफिल की तापमान, जब उसे सूर्य का प्रकाश नहीं देखने को मिलेगा, डूब जाएगा, तो अपना भोजन का वो क्या कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, तो पीला हो जाएगा। पीला होकर वो एक निश्चित तौर पर कुछ दिनों बाद मर जाएगा। तो ये चीजें जो हैं, कुछ जो जल होता है, जल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रभावित करने वाली उत्पादकता पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो रहेगा वो हम कल पढ़ाएंगे।